हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइज़, आज हम सीखेंगे हिंदी की रीडिंग करना। अगर आपको हिंदी की रीडिंग करनी नहीं आती है तो आपके लिए ये वीडियो बेस्ट है। आप इससे इजीली हिंदी सीख सकते हैं। मैं आपको स्लो रीडिंग कराने की पूरी कोशिश करूँगी ताकि आपको एक एक वर्ड समझ आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है हमारा 10 और इस चैप्टर का नेम है पुरस्कार। पुरस्कार। आकाश में काले बादल घुमड़ रहे थे। पर्वतमाला के अंचल में समतल भूमि से मिट्टी की गंध उठ रही थी। रथों, हाथियों और भीड़ के मध्य महाराज की सवारी बढ़ रही थी। कौशल का यह प्रसिद्ध कृषि उत्सव था। इस दिन महाराज किसान बन इंद्र की पूजा करते, हल चलाते थे। साथ ही दूसरे राज्यों के राजकुमार भी इस उत्सव में भाग लेते थे। इस बार मगध का राजकुमार अरुण भी अपने रथ में बैठा यह सब देख रहा था। बीजों का थाल लिए खेत की स्वामिनी कुमारी मधुलिका महाराज के साथ थी। सब लोग महाराज का हल चलाना देख रहे थे और राजकुमार अरुण मधुलिका का भोला सौंदर्य महाराज पर न्योछावर कर स्वर्ण मुद्राएं बिखेर दी गईं। मधुलिका ने कहा, देव, मेरे पितामहों की भूमि बेचना मेरे लिए अपराध है। महाराज के संकेत पर मंत्री ने कहा, देव, यह वाराणसी के युद्ध के वीर सिंह मित्र की एकमात्र कन्या मधुलिका है। नियम के अनुसार हम इसे भूमि का चौगुना मूल्य दे रहे हैं। महाराज चुप रहे। सभा विसर्जित हुई। सब लोग अपने अपने शिविर को लौट गए। मधुलिका वृक्ष की छाया में अनमनी सी चुपचाप बैठी रही। रात्रि उत्सव में अरुण ने भाग ना लिया। उसकी आंखों में नींद ना थी। अरुण ने देखा रक्षक सो रहे थे। वह उस वृक्ष के नीचे जा पहुंचा जहां मधुलिका निद्रा का सुख ले रही थी। कौन? मधुलिका ने चौंककर पूछा। देवी, मैं मगध का राजकुमार। मैं तुम्हारे अनुग्रह का पात्री हूँ। मेरा हृदय तुम्हारी छवि का दास बन गया है। मैं कौशल नरेश से तुम्हें तुम्हारी भूमि दिलवा दूंगा। नहीं, मैं राष्ट्रीय नियम नहीं बदलना चाहती, चाहे मुझे कितना ही दुख क्यों ना हो। इस तरह मधुलिका ने राजा का अनुग्रह स्वीकार नहीं किया। वह दूसरों के खेतों में काम करती और कठोर परिश्रम से जो रूखा सूखा अन्न मिलता उसे खाकर अपनी झोंपड़ी में पड़ी रहती। आसपास के किसान उसका आदर करते। इस तरह दिन, सप्ताह, महीने और वर्ष बीतने लगे। मधुलिका बीते क्षणों को याद कर रही थी। अत्यधिक गरीबी ने उसे और अधीर कर दिया था। बाहर वर्षा ने भीषण रूप धारण कर लिया। गड़गड़ाहट बढ़ने लगी। मधुलिका अपनी टूटी फूटी झोंपड़ी में कांप उठी। सहसा
बाहर कुछ आवाज़ हुई, कौन है वहाँ? पथिक को आश्रय चाहिए। मधुलिका ने डंडियों से बना द्वार खोल दिया। बिजली चमक उठी। उसने देखा एक पुरुष घोड़े पर सवार है। वह चिल्ला उठी, राजकुमार। मधुलिका आश्चर्य से। युवक ने कहा, तुम्हारी यह दशा? मधुलिका बोल उठी, और आज आपकी यह हालत? मैं मगध का विद्रोही निकाला गया राजकुमार, कौशल में जीविका खोजने आया हूँ। स्वागत है। शीतकाल की कोहरे से घिरी चांदनी में बैठे अरुण और मधुलिका बात कर रहे थे। इतनी गरीबी में इतने सैनिकों को साथ रखने की क्या आवश्यकता है? मैं अपने बाहुबल से नया राज्य बनाऊंगा। ओह, तुम्हारा उत्साह कम नहीं हुआ। तुम्हारी इच्छा हो तो मैं प्राणों की बाजी लगाकर तुम्हें कौशल के सिंहासन पर अपनी रानी के रूप में बिठा दूं। मधुलिका कांप उठी। क्या यह सत्य है? मधुलिका, कौशल नरेश तुम्हारे लिए चिंतित हैं। वे तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार नहीं करेंगे। कौशल के सेनापति अधिकांश सैनिक लेकर दस्यु नाश के लिए बहुत दूर गए हुए हैं। आप जो कहोगे मैं वही करूंगी, मधुलिका ने कहा। कौशल नरेश के दरबार में आकर मधुलिका बोली, देव, 3 बरस हुए मेरी भूमि ले ली गई थी। ओह, तो उसका मूल्य मांगने आई हो? नहीं, दक्षिणी नाले के समीप उतनी ही जंगली भूमि दे दें। मैं अपनी खेती वहीं करूंगी। वह भूमि तो उबड़ खाबड़ है, पर दुर्ग के समीप होने से सैनिक महत्व रखती है। तो मैं लौट जाऊं। सिंहमित्र की कन्या, तुम निराश नहीं लौटोगी। मैं मंत्री को पत्र देने का आदेश देता हूँ। जय हो देव। कहती हुई मधुलिका राजमंदिर से बाहर आई। दुर्ग के दक्षिणी नाले पर झाड़ियाँ काटकर मधुलिका का खेत बन रहा था। अरुण के आदमी वहाँ स्वतंत्र घूमते। एक दिन अरुण ने कहा, आज रात के तीसरे पहर मेरी विजय यात्रा होगी। मैं कौशल का राजा बनूंगा। आज रात झोपड़ी में बिताओ। कल से तुम्हारा निवास राजमंदिर में होगा। मधुलिका झोपड़ी की ओर बढ़ती हुई सोचने लगी। मगध कौशल का शत्रु है। शत्रु की विजय। नरेश ने क्या कहा था? यह वीर सिंहमित्र की कन्या है। नहीं नहीं, वह पुकार उठी। रात का पहला पहर बीत चुका था। मधुलिका राह पर खड़ी थी। लगभग 100 अश्वारोही चले आ रहे थे। आगे आगे सेनापति थे। वे बोले, कौन है तू? मैं अपराधी हूँ, मुझे पकड़ लो। क्या है, साफ बता। श्रावस्ती दुर्ग पर दक्षिणी नाले के पास से आक्रमण होगा। किला शत्रुओं के हाथ होगा। क्या कह रही है तू? सेनापति ने चौंककर कहा। मैं सत्य कह रही हूँ। शीघ्र चलो। सेनापति ने 80 सैनिकों को दक्षिणी नाले की ओर बढ़ने की आज्ञा दी और मधुलिका को साथ लेकर स्वयं दुर्ग की ओर बढ़ गए। अश्वारोही को आते देख प्रहरी चौंक गए।
उन्होंने सेनापति को पहचाना। श्रावस्ती दुर्ग का द्वार खुला। सेनापति ने पूछा, दुर्ग में कितने सैनिक होंगे? सेनापति की जय हो 200। बिना आवाज़ किए उन्हें दुर्ग के दक्षिणी ओर ले चलो। सेनापति ने मधुलिका को पीछे आने का संकेत दिया और राजमंदिर की ओर बढ़े। महाराज के पास जाकर बोले, क्षमा हो देव, इसी स्त्री के कारण मुझे इस समय यहाँ आना पड़ा। महाराज ने कहा, सिंह मित्र की कन्या तुम्हें तो दक्षिणी नाले के समीप भूमि दे दी गई थी। देव किसी गुप्त शत्रु ने आज रात दुर्ग का अधिकार करने का प्रबंध किया है। इस स्त्री ने यह संदेश दिया है। राज ने पूछा, मधुलिका, क्या यह सत्य है? हाँ महाराज, तुमने यह सूचना देकर पुरस्कार का काम किया है। महाराज ने कहा। राजकुमार अरुण अपने साथियों के साथ पकड़ा गया। बंदी अरुण को देखते ही जनता चिल्लाई। प्राणदंड राजा ने सहमति दी। मधुलिका को बुलाया गया। तुम्हें जो पुरस्कार लेना हो मांग लो। राजा ने कहा, मेरी अपनी जितनी खेती है वह सारी मैं तुम्हें देता हूँ। मधुलिका ने बंदी अरुण की ओर देखा और कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरुण हंस पड़ा। राजा ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, मांग लो तो मुझे भी प्राणदंड मिले। कहती हुई वह बंदी अरुण के पास जा खड़ी हुई।